रमेशं रां रारवं मम मुक्तहस्तं महेशं मम मधुरं नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री सोमवार को हरियाणा में हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान को दिखाएंगे हरी झंडी। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की रखेंगे आधारशिला। यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पश्चिम बंगाल में पलायन को मजबूर हिंदू, मुर्शिदाबाद में अपना घर छोड़ा बने शरणार्थी। भाजपा का विरोध मार्च, टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने की हिंदुओं की मदद करने की अपील। झारखंड के हजारीबाग के बरकट्टा में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना। आधे दर्जन जगहों पर आगजनी की खबर। नगर भ्रमण के समय की गई पत्थरबाजी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में। मध्य प्रदेश के गुना में पत्थरबाजों पर एक्शन। शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। हिंदू संगठनों की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। वक्फ संपत्तियों से अवैध कमाई के आरोप। उत्तर प्रदेश के संभल में जनेता शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं। दरगाह कमेटी पर वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल करने का आरोप। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हरियाणा का दौरा करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंबेडकर जयंती का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा। पीएम हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद पीएम यमुनानगर में भी कई परियोजनाओं का उपहार देंगे। सोमवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार देने हरियाणा जाएंगे। राज्य की विमानन कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देते हुए पीएम हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। यहां से सीधी उड़ान अयोध्या के लिए उड़ेगी और मात्र 2 घंटे के अंदर हिसार और आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो अयोध्या जा सकते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो ये एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को हिसार से करने जा रहे हैं। पीएम हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। 410 करोड़ की इस परियोजना में अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और एटीसी भवन का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सर्वसुलभ बनाने की पीएम की प्रतिबद्धता की एक और मिसाल है। हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पहल करते हुए पीएम यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे। 233 एकड़ में फैली ये यूनिट करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पीएम यमुनानगर के मुकरबपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत पीएम रेवाड़ी बाईपास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। 1070 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना 14.4 किलोमीटर लंबी है। प्रधानमंत्री यमुनानगर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर हरियाणा वासियों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब की जयंती के दिन हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर हरियाणा को कई सारी सौगातें देने वाले हैं। दरअसल जब से सत्ता में ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में आई है, उसके बाद से विकास काफी तेजी से होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यमुनानगर आना ये दिखलाता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में जो वादे किए थे, अब उन वादों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है।
हरियाणा में अत्याधुनिक सेवाओं की आपूर्ति डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता रही है। विकास के ये नए उपहार राज्य की प्रगति को नई रफ्तार देंगे। नीरज सिंह और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर बंगाल से, जहां अपने ही राज्य में अपने ही घर से डर और खौफ के बीच पलायन करना कितना दर्दनाक होता है, अगर आपको ये जानना हो तो आप चले जाइए पश्चिम बंगाल। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ हुई हिंसा, आगजनी और डर के माहौल के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है और वो इतने डरे हुए हैं कि वो वापस अपने घर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने मुर्शिदाबाद में मारे गए पिता पुत्र की याद में शहीद दिवस मनाने और आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराने की मांग की है। अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ हुई हिंसा, आगजनी और डर के माहौल के बीच मुर्शिदाबाद से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया है। वे अपने घर और दुकान छोड़कर दूसरे जिलों में सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। धुलियान इलाके में फैली हिंसा से डरकर हिंदू समुदाय के कई लोग रात के अंधेरे में नदी के रास्ते से भागकर मालदा जिले के पल्लारपुर गांव पहुंचे। वहां एक अस्थायी राहत शिविर में उन्हें ठहराया गया। इनकी संख्या 400 से अधिक बताई जा रही है। राहत शिविर में रह रहे लोगों का कहना है कि वे अभी भी डरे हुए हैं और वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। কিছু নাই বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে। যে কেউ একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিয়েছে। আমরাকে বলছে কি মোদি পাস করেছে, বিল পাস করেছে, তো হিন্দুকে একটাও ঠিকতে দিব না, হিন্দুকে ঝুড়ে ফেলে দিব, হিন্দুকে লাহাজানি করব। ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो गया है। टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वे इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनके जीवन की रक्षा करें। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, बस बहुत हो गया। हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। राज्य में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि धुलियान में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 35 हिंदू दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। शांति स्थापना के लिए बीएसएफ तैनात। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गईं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है, जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर निशाना साधा। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं, लेकिन कांग्रेस, सपा और टीएमसी में से किसी राजनीतिक दल ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उनके हक में आवाज केवल भाजपा ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं।
और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर निशाना साधा। साथ ही यूसुफ पठान के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी पर तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो क्रिकेट जगत से राजनीति में आए बहरामपुर के सांसद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ममता बनर्जी जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठा के टिकट दे दिया और वहां पर वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया बहरामपुर में। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और आगजनी के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सांप्रदायिक हिंसा जारी है। हिंसा से प्रभावित सैकड़ों लोगों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की मदद के लिए अपील की है। साथ ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस से रेड क्रॉस सोसाइटी को सक्रिय करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि आज कुछ लोग बीएसएफ कर्मियों की सहायता से अपने घर वापस आ गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक राहत सामग्री वितरण के लिए लोगों को इन क्षेत्रों में पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं इस संबंध में ईमेल भेज रहा हूं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन जैसे परोपकारी संगठनों से अपील करना चाहूँगा कि वे खाद्य सामग्री और पीने के पानी की व्यवस्था करके संकट में फंसे लोगों की मदद करें। इसके अलावा जो भी दयालु लोग इन क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं और मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें सहायता के लिए किसी स्थानीय संपर्क की आवश्यकता है, वे संपर्क के लिए मुझे अधिकारी suvendu b1@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वे कृपया रेड क्रॉस सोसाइटी की पश्चिम बंगाल इकाई को सक्रिय करें ताकि वे राहत सामग्री के वितरण के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकें। और वहीं पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने राज्य के 4 जिलों को एप्सपा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि हिंदुओं पर सांप्रदायिक हमलों को देखते हुए 4 जिलों को एप्सपा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वक़्फ़ अमेंडमेंट जो एक्ट था उसको आधार करके, उसको हथियार करके, जिस हिसाब से बंगाल में जम्मू कश्मीर टाइप का सिचुएशन, जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहाँ से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था, ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है। विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है। और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूँ सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए। खबर झारखंड से है। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बरकट्टा के झुरझुरी गांव में श्री 108 श्री सतचंडी महाराज से हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया था। रविवार को तय कार्यक्रम के अनुसार नगर भ्रमण का आयोजन था। नगर भ्रमण करने के दौरान लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। घटना के बाद लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हालात को देखते हुए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र बनाए रखा गया है।
उन्होंने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की लोगों से अपील की है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया है। घटना उस समय हुई जब बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब कर्नलगंज क्षेत्र में मस्जिद के पास से निकल रही थी तब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शोभा यात्रा में बज रहे डीजे को बंद करने को कहा। डीजे बंद नहीं होने से नाराज उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण भगदड़ मच गई। हमले में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा सहित शोभा यात्रा में चल रहे कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा ने सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थोड़ा पथराव हुआ है, उसमें दो समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पे गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नया वक्फ कानून लागू हो जाने के बाद अब वक्फ की संपत्तियों को लेकर खुलासे भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब संभल की दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही दावा किया है कि ये दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये सरकारी जमीन है। साथ ही इस दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने की बात भी कही जा रही है। वक्फ संपत्ति से अवैध कमाई, करोड़ों की अनियमितता सामने आई। देश भर में जिस प्रकार वक्फ संपत्तियों का जाल फैला हुआ है, उसी प्रकार इसमें अनियमितताओं का मकड़ जाल भी बहुत गहरा है। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की प्रसिद्ध जनेटा शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रशासनिक जांच में पता चला कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। जांच में ये भी उजागर हुआ कि कमेटी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण कर रखा है। पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति के हिसाब किताब के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि गांव जनेटा में उनके पूर्वज मुअज्जमिया शाह का मजार है। इसके अलावा क्षेत्र में कई नए मजार भी हैं और उनके साथ वक्फ की जमीन जुड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां झोला छाप अस्पताल चलाया जा रहा है। दरगाह कमेटी हर साल उर्स के आयोजन से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करती है, जबकि शपथ पत्र में ये दर्शाया गया है कि उर्स से कोई आय नहीं होती। वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। सही शायद मियां ने वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है, हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो, के बावजूद वक्फ बोर्ड को कोई किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया है। इसी तरह प्रयागराज में पूर्व माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। जानकारी के अनुसार करीब 71 करोड़ की संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार और करीबियों का कब्जा है। संपत्तियों में कई दुकानें, मकान और बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं। इतना ही नहीं, वक्फ की जमीनों की मिट्टी तक निकालकर बेची गई है। इन सभी संपत्तियों की जांच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडलायुक्त प्रयागराज ने की थी। जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुतवल्ली ने अतीक के परिवार को वक्फ की जमीनों पर कब्जा कराया और पैसे की उगाही की। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने 18 नवंबर 2023 को केस दर्ज किया था। जो ज़मीनें पूर्व मुतवल्ली द्वारा बेची गई है उसमें उनके सहयोगी रहे हैं अतीक अहमद और अशरफ। उनके और उनके नातेदार, रिश्तेदार सब ने मिल करके लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बेची है। उनके जितने भी रिश्तेदार थे वो उस टाइम दलबल के साथ मौजूद होकर के पूर्व मुतवल्ली को अपने सहयोगी बना करके उनको पैसा दे करके एक तरीके से उन लोगों ने इलीगल पट्टे करवाने शुरू कर दिए थे।
वक्फ संपत्तियों के मामले में खुद अपनों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या बोर्ड के जरिए उसे जितना बर्बाद किया है शायद ही किसी और ने किया हो। सभी ने अपनी अपनी तरह से लूट मचाई और अपनी जेब गर्म की। ऐसा करते हुए उन्हें जरूरतमंद मुस्लिम, विधवा और गरीब होनहार छात्रों के भविष्य का तनिक ख्याल नहीं आया, जिस मकसद के लिए अल्लाह के लिए वक्फ जैसी पवित्र व्यवस्था बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर कश्मीर से है। कश्मीर घाटी में खेती का नाम लेते ही दिमाग में केसर, कश्मीरी सेब, ट्यूलिप के बेहद खूबसूरत फूल, मसाले और मेवे याद आते हैं। खासतौर पर कश्मीर के किसान सबसे ज़्यादा केसर उगाते हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। किसान अब केसर के साथ बड़ी मात्रा में सरसों की खेती भी कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में इस वर्ष सरसों की बम्पर पैदावार हुई है। घाटी को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग भी कड़ी मेहनत कर रहा है। कश्मीर घाटी अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, या यूं कहिए कि जन्नत का दूसरा नाम ही कश्मीर है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। मोदी सरकार न केवल यहाँ के बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है, बल्कि कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने पर भी बल दे रही है। इसी कड़ी में कश्मीर कृषि आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करने की राह पर है। खास तौर पर इस साल सरसों उत्पादन में एक बड़ी सफलता के लिए तैयार है। इस साल सरसों का कुल उत्पादन 1,43,476.9 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 2024 में 1,07,476.9 मीट्रिक टन था। देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस बार सरसों में 36,000 मीट्रिक टन की अनुमानित वृद्धि देखी जा रही है। वहीं प्रदेश के कृषि विभाग के मुताबिक कश्मीर में तिलहन की खेती में पिछले 2 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल पिछले 3 सालों में अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड प्रोग्राम के अंडर जो है उसके एरिया कवरेज में इंक्रीज किया है, जो आज करीबन 25,234 हेक्टेयर तक हमारी जो एरिया कवरेज है वो पहुंच चुकी है। हमारी जो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और एरिया कवरेज उसमें हमने रोज बरोज इजाफा किया है। दूसरी तरफ सरसों की खेती में लगे घाटी के किसानों में खुशी का माहौल है। खेती के क्षेत्र में विस्तार और सरसों के उन्नत किस्मों के बीजों के उपयोग को उत्पादन में वृद्धि के एक प्रमुख कारक के रूप में माना जा रहा है। और इस बीच किसान लगातार कृषि विभाग के सहयोग की भी सराहना करते नहीं थक रहे। जहाँ तक मस्टर्ड का सवाल है, आज बम्पर क्रॉप से हमारे पूरे अनंतनाग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने काफी इसमें हमें सहायता की है, आज तक गाइडेंस की है। उसकी वजह से जो बम्पर क्रॉप्स हैं, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी शुक्रगुजार हैं। इस सीजन में कश्मीर के सरसों उत्पादन में अनंतनाग जिला सबसे आगे रहा, जहां 34,427 मीट्रिक टन सरसों की अनुमानित उपज है। वहीं कुलगाम में 14,115.7 मीट्रिक टन, शोपिया में 2,368 मीट्रिक टन, पुलवामा में 18,756.7 मीट्रिक टन अनुमानित है। इसके अलावा श्रीनगर में 1,829.4 मीट्रिक टन, बड़गाम में 11,095.2 मीट्रिक टन और गंदरबल में 7,676 मीट्रिक टन की पैदावार की उम्मीद है। इसके अलावा बारामूला में 22,168.9 मीट्रिक टन, बांदीपुरा में 14,744.5 मीट्रिक टन, कुपवाड़ा में 16,294.5 मीट्रिक टन सरसों की पैदावार की उम्मीद है। बहरहाल इस बढ़ती पैदावार से घाटी के लोगों को उम्मीद है कि वो जल्द ही सरसों के तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे। श्रीनगर से शब्बीर डार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे देश में कई ऐसे स्थल हैं जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखते हैं, बल्कि अपनी खूबसूरती और सौंदर्य से यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन भी मोह लेते हैं। इन्हीं में से एक है केरल के कोल्लम स्थित जटायु नेचर पार्क। मान्यता है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण करने की कोशिश की तो युद्ध में उसने जटायु के पंख काट दिए थे और इसी पहाड़ी पर उनके पंख गिरे थे। इस स्थल को एक खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। जटायु नेचर पार्क केरल के कोल्लम जिले के चदयमंगलम में स्थित एक अनोखा इको पार्क है। ये राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में है। ये केरल का पहला पर्यटन प्रोजेक्ट है जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बनाया गया है।
यहाँ रामायण के जटायु की जो मूर्ति है वो विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर जटायु और रावण के बीच युद्ध हुआ था। जब जटायु ने रावण को मां सीता का अपहरण करने से रोकने की कोशिश की तो रावण ने उनके पंख काट दिए। कहा जाता है कि जटायु के पंख इसी चदय मंगलम की पहाड़ी पर गिरे थे। इस पार्क को प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए इस तरह से बनाया गया है कि पहाड़ी की विशाल चट्टानों को यथावत रखा गया है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ी जटायु की इस मूर्ति को प्रसिद्ध निर्देशक, कलाकार और शिल्पकार राजीव आंचल ने डिजाइन किया है। जटायु, द ग्रेट जायंट बर्ड, was fight against Ravan, and Ravana was chopped off one of Jatayu's wings. And after the fight, Jatayu was fallen on this particular rock. That is what we believe. After the fight, Rama came here and met Jatayu and gave salvation. I was involved in 2010, and I took almost 12 years to complete this sculpture. करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पार्क तक पहुंचने के लिए करीब 750 मीटर की यात्रा केवल कार के माध्यम से करनी होती है, जो बेहद रोमांचक होती है। स्विट्जरलैंड से आयातित इन केबल कारों में प्रत्येक में 8 यात्री बैठ सकते हैं। इसके अलावा करीब 2 किलोमीटर लंबे रास्ते से यहाँ पैदल भी पहुँचा जा सकता है। This is really wonderful. They made it amazing. So in order to climb this, they also have the cable car. It's easy for everyone to just came all the way, and the way they they come up with the ideas of this, making this sculpture is really good. जटायु की प्रतिमा के पास भगवान श्री राम का सुंदर मंदिर बनाया गया है। पास में ही एक छोटा सा तालाब है। माना जाता है कि ये तालाब जटायु की चोंच के प्रहार से बना है और इसका पानी कभी नहीं सूखता। प्रतिमा के पास भगवान राम के पद चिन्ह भी हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा का अनुभव लेने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ स्थित प्रतिमा के आंतरिक भाग को एक बहुमंजिला इमारत की तरह बनाया गया है। परियोजना के दूसरे चरण में रावण जटायु युद्ध पर आधारित डिजिटल म्यूजियम भी तैयार किया जा रहा है। Good experience and the facilities are very good. Everyone should visit this. चट्टानों के बीच बना ये नेचर पार्क बेहद ही खूबसूरत है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में यहाँ कई पर्यटन परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें जटायु रॉक और जिले के पूर्वी हिस्से में पर्यटन केंद्र भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा हाशिए पर खड़े हर इंसान की बराबरी की पहली सीढ़ी है। उन्होंने भारत में शिक्षा को लेकर जो सपना देखा वो वर्तमान समय में फलीभूत होता दिख रहा है। आज हम बात करेंगे पिछले 10 सालों से किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के सपनों को मूर्त रूप देने में जुटी है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। 14 अप्रैल 2018 केंद्र की मोदी सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान का शंखनाद किया। उद्देश्य था बाबा साहब के बताए समाज के आखिरी पायदान के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर सबका साथ सबका विकास के जयघोष को चरितार्थ करना। इससे पहले ही साल 2016 में पीएम मोदी ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए विशेष ऐप का नाम बाबा साहब के सम्मान में भीम रखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पीएम मोदी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब के सम्मान में लंदन स्थित उनके घर को खरीदा। साल 2015 में लंदन में किंग हेनरी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र में पहली बार अप्रैल 2016 को मनाई गई। बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया। नाम दिया पंच तीर्थ, जिसमें महू में उनका जन्म स्थान, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि शामिल है। बाबा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंच तीर्थ बनाया है, चाहे उनको जन्म स्थान हो, चैत्य भूमि जहाँ उनका क्रिमेशन हुआ, 27 अलीपुर रोड हो, लंदन में जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण किया था,
तो उन्होंने पंच तीर्थ बनाया। पीएम मोदी ने 13 अप्रैल 2018 को 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के नाम से उद्घाटन किया। साल 2015-16 तक डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने 2015 में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। अंबेडकर के नाम पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया गया। प्रत्येक वर्ष नवंबर के 26वें दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम संविधान दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। 6 दिसंबर 2015 को डॉक्टर BR अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के तहत 2 स्मारक सिक्के जारी किए गए। डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत 2024 में 90 लाभार्थियों को 215.64 लाख रुपए जारी किए गए। से मोदी जी 2014 में हुए तो बाबा साहब के लिए क्या किया गया, वहाँ 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। कांग्रेस उसको विरोध करती रही, कहती थी अरे जब 26 जनवरी है ही है तो क्यों मना रहे हैं। लेकिन 2 दिन का विशेष अधिवेशन मोदी जी ने पार्लियामेंट का किया और संविधान दिवस जो है मनाया जाता है बाबा साहब के सम्मान में। देश भर में 30 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 10वीं के SC और ST के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना चलाई गई। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 12वीं के SC और ST से संबंधित मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना से 2024 में 19 लाभार्थियों को 7.20 लाख रुपए दिए गए। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, DD न्यूज। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर चैत्य भूमि पर देश भर से लाखों अनुयायी मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त प्रयासों से संपूर्ण परिसर में सख्त और सुचारू व्यवस्था की गई है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर चैत्य भूमि पर देश भर से आए लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब हैं। इस अवसर पर मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त प्रयासों से चैत्य भूमि पर व्यापक तैयारी की गई है। महानगर पालिका के कर्मचारियों ने संपूर्ण परिसर को पानी से धोकर स्वच्छ किया है। वहीं पुलिस विभाग ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय किए हैं। शासकीय अभिवादन कार्यक्रम की भी जोरदार तैयारियां चल रही हैं, जिसमें मंच, प्रवेश प्रबंधन और यातायात नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर से कई अनुयायी चैत्य भूमि पहुंचे हैं। इस कास्ट में आए हैं तो एक बार तो एक दर्शन होना चाहिए और हमको बहुत अच्छा लगता है और हम बार बार यहाँ पर आते हैं, बच्चों को लेके, अपनी फैमिली के लेके। हमारे लिए इतना इन्होंने किया है अम्बेडकर जी ने। चैत्य भूमि परिसर में कई युवा श्रद्धांजलि स्वरूप सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, विचारों और संविधान पर आधारित पुस्तकों की खरीदारी करने वालों की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ठाणे के अध्यापक डॉक्टर अरुण माने ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक विचार हैं, एक आंदोलन है। मैं यहाँ पे हर साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने को आता हूँ। उनसे जो शिक्षित रहने की प्रेरणा दी है बाबा साहेब ने, शिका, संघर्ष करा, संगठित हुआ, ये मेरे जीवन में पूर्णपणे अनुग्रह करके मैं अपना जीवन बौद्ध धर्म करके अपना जीवन समर्पित अपना कर रहा हूँ। चैत्य भूमि केवल एक स्मारक न रहकर सामाजिक जागरूकता का एक जीवंत केंद्र बन चुकी है। देश भर से आए अनुयायी केवल श्रद्धांजलि ही अर्पित नहीं कर रहे, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी व्यक्त कर रहे हैं। चैत्य भूमि से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने लखनऊ के अटल चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप जलाकर कृतज्ञ नमन किया। इस मौके पर अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया, लखनऊ महानगर जिलाध्यक्ष आनंद द्विवेदी, भाजपा नेता नीरज सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को समर्पित था।
उनके सम्मान और याद में 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के महू से पेश है डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी श्रेयस द्विवेदी की यह विशेष रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। ये दिन न केवल उनके जीवन और संघर्षों को याद करने का मौका है, बल्कि न्याय, सामाजिक समानता और मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कानून के जानकार और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। हर साल अंबेडकर जयंती पर लाखों लोग महू के डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पहुंचते हैं, उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने जो वंचितों की आवाज बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक महू में स्थापित हुआ था और इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था और उनके फादर उस समय मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री थी, उसमें सर्विस में थे। और जैसा कि आप जानते हो कि इस जगह का एक दलितों की बात करें तो उनके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। इंदौर के महू में स्थित अंबेडकर स्मारक ऐसा इकलौता तीर्थ स्थल है जहां डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग सामाजिक उत्थान की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बौद्ध निर्माण शैली में बना महू का अंबेडकर स्मारक इसलिए भी खास है क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों ने उनके स्मारक को भी भगवान बुद्ध की तरह ही स्तूप के रूप में विकसित किया है। एक अलग ही तरह का एक उत्साह लोगों में रहता है कि बाबा साहब का जन्म इस दिन हुआ, उसको ऐतिहासिक तारीख मानते हुए महू और उसके आसपास के लोग तो आते ही हैं, उससे दूर दूर के और भी लोग आते हैं और और एक और बड़ी खासियत है, सभी पार्टियों के वहाँ लोग आपको दिखाई देंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी शिक्षा, समानता और न्याय को अपना लक्ष्य बनाया। ये शहर गर्व करता है कि वो बाबा साहब की जन्मस्थली है। हमको बहुत अच्छी खुशी हुई यहाँ का पूरा देख के, सब कुछ इधर पुलिस वाले का प्रोटेक्शन, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम शांति से सब कुछ हो रहा है। यहाँ का प्रोग्राम हमेशा से अच्छा रहा है इतने सालों से और इस बार भी मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा ही रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उनके जन्म स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने में मौजूदा केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महू को न सिर्फ पर्यटन नक्शे पर उभारा गया, बल्कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से विकसित की गईं। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हिम्मत और शिक्षा से होती है। मानव जीवन का परम उद्देश्य मन का विकास होना चाहिए और इसी सोच की जड़ें पड़ी थी यही महू की इस धरती पर, जहां अंबेडकर का जन्म हुआ। जाति भेदभाव और असमानता से लड़ते हुए उन्होंने करोड़ों भारतीयों को सोचने, बोलने और आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया। आज भी यह जन्मभूमि सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक चेतना है जो हर पीढ़ी को जगाती है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, महू। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए आकाश आनंद ने 41 दिनों के बाद पार्टी की मुखिया और अपनी बुआ मायावती से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उन्होंने फिर से पार्टी में काम करने की इच्छा जताई है और कहा है कि पार्टी हित में अब वे अपने रिश्ते नातों, खासकर ससुराल पक्ष को भी नहीं सुनेंगे। आकाश के माफी मांगने के करीब 2.5 घंटे बाद मायावती ने भी उन्हें माफ करके पार्टी में वापसी कर एक मौका और देने की घोषणा की है। हालांकि फिलहाल उन्हें पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मायावती ने उन्हें बीती 3 मार्च को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने पटना में कन्हैया कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पटना के कोतवाली थाने में कन्हैया कुमार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। इस घटना पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा है कि कांग्रेस नेता का पहले ही ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिससे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी का एक नेता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है
वो भारत की एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग को संचालित करता रहा है। कांग्रेस पार्टी के उस नेता ने प्रधानमंत्री को, जो लोकतंत्र के अंदर तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहता है। राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में लगी हुई संगठन उसको सीधे तौर पर वो आतंकवादी कह रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वो आतंकवादी कह रहा है। प्रधानमंत्री भारत का होता है, एक संवैधानिक पद होता है। उस व्यक्ति को आप जो है आतंकवादी कह रहे हो। उसी के नियमित हम लोग आज कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराने आए। हमारी लीगल टीम जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की है, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे एफआईआर लॉन्च कराया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा। हरियाणा के लिए सोमवार का दिन बेहद खास होगा। अंबेडकर जयंती पर कल पीएम मोदी हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, कल हिसार के लिए बड़ा दिन है और एक लंबे प्रयास के बाद एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिसार के लोग, हरियाणा के लोग, कल का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट है, विकसित भारत विकसित हरियाणा में उनका एक बड़ा कदम ये होगा और हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से कल फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों को भगवान श्री राम के भव्य दिव्य दर्शन करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू होगी और पूरा हिसार, पूरा हरियाणा आदरणीय मोदी जी के स्वागत के लिए तत्पर है और उनका खुल करके स्वागत करेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितना बड़ा कदम है, क्योंकि आप देखें कि जिंद है, रोहतक है, हिसार है और इसके आसपास का जो इलाका है उसको एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, जब कोई इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट आता है, अगर छोटा भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई सड़क बनती है, उससे विकास की गति तेज हो जाती है। ये तो एयरपोर्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका शुभारंभ हो रहा है। विकास बड़ी गति से हिसार के अंदर चलेगा और यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, उसके लिए भी, क्योंकि लोगों के द्वार खोलने का काम ये एयरपोर्ट करेगा। आपने कहा कि जरूर सीमित तौर पर अयोध्या की फ्लाइट हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा, कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से डिमांड्स आती रहेगी लोगों की, उस प्रकार से फ्लाइट्स भी इसके अंदर ऐड होती रहेंगी और ये हिसार के लोगों का सौभाग्य है। ये हिसार के लोगों को नहीं, पंजाब, राजस्थान के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। या तो दिल्ली जाना पड़ता है या फिर जयपुर, उधर राजस्थान के लोगों को जाना पड़ता है, परंतु जो लोग नियरेस्ट इस एयरपोर्ट के, उनको बड़ा लाभ इसके अंदर मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी, जो बता रहे थे कि इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को और इसके अलावा आसपास के लोगों को मिलेगा और विकसित हरियाणा की उड़ान में एक नया कदम हिसार का एयरपोर्ट रखने जा रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हिसार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में सहकारिता सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि प्रदेश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने पैक्स के कंप्यूटरीकरण में पूरे भारत में सबसे पहले कार्य किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारे काम करने की जरूरत है। वर्षों से सहकारिता आंदोलन मृतप्राय होता जा रहा था। कुछ राज्यों में ये आंदोलन गति पकड़ चुका है तो कुछ जगह संपूर्ण विनाश भी हुआ है। इसका मूल कारण था कि समय के साथ कानूनों में बदलाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला
सहकारिता मंत्री बना दिया। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम। उन्होंने कहा कि आज भी सहकारिता राज्यों का ही विषय है। केंद्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों को इस आंदोलन में एक मंच पर लाने का कार्य कर रहा है। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि आज पूरे देश में मॉडल बाइलॉज स्वीकार कर लिया गया है, जिसने सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी है। सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बाइलॉज बनाए और मॉडल बाइलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बाइलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शाह के मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और मध्य प्रदेश सरकार राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य सहकारिता अनुबंध किया गया। इस अवसर पर पैक्स के मध्य भी अनुबंध निष्पादित किए गए और पैक्स के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण एवं किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री शाह ने सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर समग्रता की दृष्टि से हर राज्य की विभिन्न परिस्थितियों को एक स्थान पर रखकर केंद्रीय स्तर पर सहकारिता के विकास में कोई विचार नहीं हुआ। इसका कारण था कि सहकारिता के क्षेत्र का कोई मंत्रालय ही देश में नहीं था। आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 3.5 साल के समय में मोदी जी ने खुद बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मतदाता सूची के निर्माण पर हर्ष जताया है। अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में दुर्गम क्षेत्रों के BLO से संवाद कर उनके अनुभव जाने और उनका हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन रांची के दशम जलप्रपात प्रांगण में दुर्गम इलाकों के BLO से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने BLO की गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड की दुर्गम क्षेत्रों की महिला BLO दिल्ली में अपने अनुभव के आधार पर चुनावी प्रशिक्षण देगी। दुर्गम जगहों पर आप लोग जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसको मैं सैल्यूट भी करता हूं, नमस्कार भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को पूरे देश को बतलाया जाए। तो ऐसी BLO दीदी और भाइयों को ट्रेनिंग करने के लिए, लीडरशिप देने के लिए तो आज ये निर्णय हुआ है कि दशम प्रपात की BLO दीदियां वो ट्रेनिंग देंगी। संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने झारखंड में त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण पर हर्ष जताया और कहा कि किसी भी जिलाधिकारी या राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास मतदाता सूची में त्रुटि को लेकर एक भी अपील लंबित नहीं है। पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिलाधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है, और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का निर्माण एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर और एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए मतदान पहली सीढ़ी है। ऐसे में सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहिए। प्रथम सीढ़ी है मतदान। मतदान करने के लिए आप निर्वाचक जरूर बने, अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जोड़ें। मुख्य चुनाव आयुक्त के BLO से संवाद के क्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी और गण्यमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे में उन्होंने चुनाव कार्यों से जुड़े वॉलंटियर से भी संवाद किया और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी की भागीदारी पर प्रसन्नता जताई। DD न्यूज के लिए रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार।
और देश भर में रेलवे की बेहतर सेवा मुहैया कराने को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। रेल कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए मोदी सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर, कोटा, नई दिल्ली के बीच सफर तय करेगी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भविष्य की परियोजनाओं को लेकर भी अपने विचार साझा किए। महान पुरुष बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जन्मभूमि से जो पुण्य भूमि है, वहाँ से एक गाड़ी स्टार्ट की गई है, जिससे कि दिल्ली से अंबेडकर नगर के कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। ये गाड़ी उज्जैन होते हुए जाएंगी। साथ ही साथ जो उद्योग नगरी इंदौर है, उसकी कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी, और शिक्षा नगरी कोटा है और उद्योग नगरी कोटा है, उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय दिल्ली के विज्ञान भवन में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम में सिनेमा के साथ फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। न्याय और जांच के भविष्य की 3 दिवसीय यात्रा पर एक ऐतिहासिक पहल के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विज्ञान भवन नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है। फिल्म फॉरेंसिक संगोष्ठी और फॉरेंसिक हैकाथन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ 13 अप्रैल को इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। Cinema is a powerful medium of storytelling that shapes public opinion, creates awareness, and even drives changes in society. With the passage of time and the rise in crimes and unlawful practices, even techniques and use of technology for committing these practices have advanced. कार्यक्रम में सिल्वर स्क्रीन की चमक और विज्ञान की सूक्ष्मता से जुड़े दूरदर्शी लोग एक साथ मंच पर नजर आए। The whole world is actually getting benefited from it, he told me. I think there is it's commendable that we are leading, and not only even developed nations which are called developed are drawing upon our strength from this, and we are giving a lot of talent. बॉलीवुड स्टार शरद केलकर ने अपने हास्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और खूब तालियां बटोरी। अब बदलाव आ रहा है कि बहुत सारी फिल्म्स फैक्ट्स के ऊपर हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर है और काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च करके किया गया है। ग्रेट इनिशिएटिव कि इतना दुर्लभ और इतना अच्छा साइंस जो भूतकाल की चीज़ों को बता सकता है, वो फिल्मों के साथ जुड़ रहा है या जुड़ना चाहता है। इट्स अ ग्रेट एसोसिएशन। इन सब के बीच राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के कुलपति पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास ने सम्मेलन के विजन को सामने रखा। Now the issue why we entered into this field was because now it is a day-to-day affair in the film industry, covering the crimes because it's a part of the societal activities, showing it to all of us, whether the crimes which are shown to all of us are properly done, managed and shown as per the actual thing which is done, or they are shown in a different way. 1600 से अधिक प्रतियोगियों के साथ शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के आपराधिक न्याय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से परिभाषित करना है। इसे विज्ञान, सहयोग और नवाचार के साथ सशक्त बनाना है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और अब आइए नजर डालते हैं दिन भर कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ अंबेडकर जयंती 2025 से पहले बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार की राजधानी पटना में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से लेकर हाईकोर्ट तक आयोजित इस यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। कार्यक्रम के दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा बाबा साहब अंबेडकर की जीवन से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं।
राजधानी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर पदयात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह, इंद्र राजस समेत कई गणमान्य हस्ती मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने बाबा साहब को उचित सम्मान दिया है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 6 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना की पहली पहल AIKEY ME-25 के बंदरगाह चरण का उद्घाटन भारत और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से दार ए सलाम में किया गया। इस समारोह का संचालन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तंजानिया के रक्षा मंत्री डॉक्टर स्टारगोमेना लॉरेंस टेक्स ने किया। NCRTC ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के संपूर्ण संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार रात्रि 12 को न्यू अशोकनगर और सराय काले खास स्टेशन के बीच ट्रायल रन शुरू कर दिए। शनिवार रात नमो भारत ट्रेन को धीमी रफ्तार में NCRTC की टीम द्वारा डाउन लाइन पर न्यू अशोकनगर से सराय काले खां लाया गया। बैसाखी के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा स्थित गुरुद्वारा अगमगढ़ साहिब पहुंचे। यहां पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और देश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। गुरुद्वारा पहुंचने पर ओम बिरला को सरोपा भेंट कर सम्मान किया गया। गुवाहाटी के बाजार खाद्य पदार्थों, गमोसा, बिहू के कपड़े, पारंपरिक असमिया जापी आदि से सज गए हैं। रंगोली बिहू का उत्साह असम के अन्य हिस्सों में व्याप्त है और लोग असमिया नव वर्ष के अवसर पर इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वर्ष रोंगाली बिहू त्योहार 14 और 15 अप्रैल को मनाया जाएगा।